तो हमने करा था बच्चे 139 1, देन 139 3, फिर उसके बाद 139 4। 139 4 क्या था? बिलेटेड रिटर्न। 139 5, रिवाइज रिटर्न। उसके बाद 234 ए कर लिया था। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 1% पर मंथ। लेकिन अगर ड्यू डेट तक आपने सारी पेमेंट कर दी तो लगेगा ही। देन 234 एफ, या तो 5,000 रुपए की फ्लैट पेनल्टी, एंड इफ टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख तो 1,000। और कुछ करा था इसको। ये सेक्शन आप कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं अभी क्या क्या बच रहा है, लेट मी टेल यू। वन, हाँ बता, ठीक है। एक है बच्चे अपडेटेड रिटर्न, नया कॉन्सेप्ट आ चुका है बेटे जिंदगी में। अपडेटेड रिटर्न देखेंगे बच्चे आज। अगर जैसे नहीं भी हुआ ना लाइक फेस टू फेस, तो एक क्लास ऑनलाइन रख लो तुम्हारी, है ना। ऐसा वाला है कि वो थ्योरेटिकल है, मतलब रिटर्न खत्म होता, मैं ये नहीं चाहता। जैसे लीज भी थोड़ा सा रह गया 20 मिनट का, तो मैं नहीं चाहता नेक्स्ट वीक कैरी करूं उसको मैं। हाँ मतलब ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक है। तो एक बार मेरी कोशिश रहेगी कि कल मैं रिटर्न और वो ना खत्म करना चाहता हूँ, इसे करना था मुझे। इसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। अरे सर वेरिफिकेशन मतलब बेटा सिग्नेचर कौन करेगा? आप मुझे बताइए, आप जो रिटर्न भरते हैं वो साइंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बट सर आज के टाइम में तो ऑनलाइन है, तो साइन कैसे होता होगा? ओटीपी आ जाता है मोबाइल पे, दैट्स कंसिडर्ड एज वैलिडेशन बाय द एसएससी हिमसेल्फ। लेकिन सर क्या पहले के जमाने में फिजिकल में साइन होता था? बिल्कुल होता। तो प्रोविजंस तो हैं आज भी, तो देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन यू हैव टीआरपी। टीआरपी क्या होता है? हम्म, टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। ठीक है, मतलब अगर लोगों को रिटर्न भरनी नहीं आती तो आप टीआरपी बन सकते हैं और आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। ठीक है। तो अगर अच्छा, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल और अच्छा जो नहीं, ठीक है, दैट इज, एक तो पैन नंबर किस किस को लेना है, एंड लास्ट इज आधार ऑथेंटिकेशन। तो हम लोग का ये वाला पोर्शन अभी बच रहा है, और एक चीज तो मैं भूल गया, दैट इज डिफेक्टिव रिटर्न 139। ठीक है, ये आपका सारा का सारा कंटेंट है बच्चे। एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स और है 140 है, बट ऐसा उसके अंदर कोई ऐसा डेटा नहीं। ठीक है, पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सीक्वेंस में, सो दैट यू हैव। आपको ध्यान है हम लोगों ने फर्स्ट पेज पे ऐसे वो बनाए थे, कुछ बनाया था ना, मिसलेनियस करके लिखा था। ठीक है, उसमें लिख दीजिए सारे। हाँ अपडेटेड, और ये सारे उसी में डाल दो आप। क्योंकि जो अच्छे सेक्शन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैसे लिखा था एक मुझे दिखा भी देना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा मैं कैसे लिखा था। देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। हाँ इधर के सेक्शन ये वाले तो हो गए ना हमारे बचे हुए सेक्शन। हाँ तो डिडक्टिव उधर, वही मैं बोलना चाहता था, वो उधर ही रहने दो। ठीक है, और जो मिसलेनियस है उसमें बाकी सारे लिख दो डिफेक्टिव को छोड़ के, क्योंकि वो आप पहले लिख चुके थे। रादर मैं यहां से भी हटा ही देता हूँ इसको। बॉक्स वाला लिखना है बस आपने। 139 आपका डिफेक्टिव इधर ही आ गया। ठीक है ना, एक कैटेगरी ये बन गई थी, और एक कैटेगरी आज स्टार्ट हो रही है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर। मिसलेनियस कंसिडर, बट दैट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। मतलब 4 नंबर का ऊपर की कैटेगरी में से या इसमें से आएगा, 4 नंबर आते हैं। तो वही तो बोल रहा हूँ, 4 नंबर का आएगा।
नेक्स्ट वीक डीटी खत्म करना है बच्चों। टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, रिडक्शन में 31 होगा तो खत्म करा दूंगा। फिर हमारा जीएसटी और वही चल रहा होगा, अकाउंट से चल रहा होगा, डीटी नहीं चलेगा। नहीं, मैंने ना जो नोट्स लिखवाए थे इनको कहीं भी लिख लो उसमें ऐसा। हाँ, मैंने इनको उस वाले में लिखवा दिया था सेक्शन में, बाकी मिसलिंग टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर। लिखता हूँ तो हैंड राइटिंग समझ नहीं आती तो। सेक्शन अभी लिखे जब हेडिंग लिखवाऊंगा। हाँ जी, लिख लिया बच्चों। तो आइए सर जी, शुरू करते हैं सबसे पहले डिफेक्टिव रिटर्न्स। सेक्शन 139(9). इससे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है। देखो, आपको पता है पहले क्या था, कि पहले क्या रिटर्न ऑनलाइन सबमिट होती थी या ऑफलाइन होती। ऑफलाइन का मतलब क्या होता है, जाना पड़ता, फॉर्म का प्रिंट निकालना पड़ता था और पेन से भरते थे, और कहाँ पे जाके जमा करते थे, प्रगति मैदान। आपने सारा सुन लिया है बेटे, ठीक है। और आप मुझे बताइए, अगर आप इस फॉर्म को फिजिकल में भर रहे हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई तुमने तो 80C 2 लाख ले लिया, उधर क्या बंदा बैठ के चेक करेगा कि तुमने सही लिखा है नहीं लिखा। और हो सकता है सैलरी 8 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 16 लाख, और तुमने जीटीआई लिख दिया 20 लाख। तो वहां जब सबमिट हो रहा है, क्या ये बातें चेक हो सकती हैं? हो सकती है चेक? नहीं हो सकती। ये तो एक एक का फॉर्म डिटेल चेक करना पड़ेगा, और साथ में पीछे पेमेंट के प्रूफ लगते थे। एलआईसी है तो एलआईसी का प्रूफ लगता था। आप कैसे कह रहे हो जी 80C ले लिया 2 लाख रुपए आपने, मान लो अगर है भी तो प्रूफ तो लगाओगे। तो पहले क्या होता था, रिटर्न का फॉर्म 1-2 पेज का होता था, पीछे 4-5 चीजें होती थी। सर ये हमारे टीडीएस कटे हुए हैं, टीडीएस का प्रूफ, एडवांस टैक्स पे करिए, एडवांस टैक्स का प्रूफ, सारी चीजों का प्रूफ जाना। लेकिन आज के टाइम पर क्या सिस्टम चल रहा है, नहीं, आप ऑनलाइन जमा कर रहे हो सर। मतलब अगर आज ऑनलाइन भर रहा हूं तो 80C में अगर आज मैं 2 लाख लिख दूं, तो क्या मुझे प्रूफ नहीं देना? नहीं देना मुझे। समझ रहे हो, सरकार अपने आप अपने सॉफ्टवेयर को एलआईसी के ऑफिस से इंटीग्रेट करके, पैन नंबर को इंटीग्रेट करके चेक कर लेगी आप सच बोल रहे हो झूठ। क्योंकि सरकार इतना लोड नहीं ले सकती कि भारत देश के जितने भी परसेंट लोग रिटर्न भर रहे हैं वो स्कैन करके डॉक्यूमेंट भी डाल रहे हो, बहुत डेटा हो जाए। समझ रहे हो? और हमने टीडीएस में देखा था कि ये अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है डॉक्यूमेंट्स को अपने पास इकट्ठा कर, अगर आपको याद आ रहा है सैलरी। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है, 2 लाख की डिडक्शन मिल जाती है क्या 80C में? नहीं मिलती। अभी आप सीख जाएंगे, थोड़ा बहुत तो सुना ही हुआ है, 1.5 लाख से ऊपर नहीं मिलती। पर सर जी लाइन लगी हुई है, 500 लोग आ रखे, किसी एक बंदे ने 2 लाख की डिडक्शन ले ली। ये बात चेक कब होगी? ये बात चेक होगी जब बेटे आज आप सबमिट करते जा रहे हैं, ये सारा का सारा डिपार्टमेंट में जाता था, फिर एक एक करके रिटर्न चेक करी जाती थी। ये बात तब जाके निकलेगी। क्या बात निकल रही है? लो जी लो, 8 + 16 क्या कर दिया, 20 लाख। आप मुझे बताइए, क्या ऐसे कुछ लोग होंगे जो जानबूझ के करते होंगे? गैर हो सकता है हमारी रिटर्न ऐसी स्टैंप वैम्प लग जाए, ठीक है, और सरकार जब चेक करिए तो कह रही है, तो फिर लोग क्या कहते थे, ओहो हमसे गलती हो गई, क्लेरिकल मिस्टेक हो। आप सोचिए फिजिकल जमाने में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है।
लेकिन क्या आज के टाइम पे अगर आप सॉफ्टवेयर में 8 + 16 डालो तो क्या आपको टोटल करना है खुद से, सॉफ्टवेयर कर देगा? आज के टाइम पे तो मैक्सिमम हमारी रिटर्न्स के अंदर ही इतने फिल्टर्स लगा दिए हैं कि आप गलती चाह के भी नहीं कर पाओगे। जैसे अगर अभी अब जब रिटर्न भरेंगे, ठीक है, मैं आपके सामने भरूंगा रिटर्न, ठीक है, अपनी रिटर्न भी भर लूं आपके साथ ही। हाँ, अपनी रिटर्न भरूं या अपने रिलेटिव्स की किसी को भरूं? क्यों बेटे, ऐसा क्यों? आपको मेरी इनकम पता लगेगी ना तो आपको बड़ा दुख होगा, बेटे मैं रिबेट लेता हूँ, आपको लगेगा क्या हो रहा है सर आपके साथ। ठीक है, रिबेट लेता हूँ बच्चे। नहीं, गवर्नमेंट को जो मैं अर्न कर रहा हूँ मैं वही शो करता हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो अर्न कर रहे हो शो करे वो अलग है? एकदम सेम है बेटा। ठीक है, हम लोग के एक्सपेंसेस बहुत है, आप देखिए अभी जब पार्टी हुई थी तो 6 लाख रुपीज लग गए थे। ठीक है, एक बात बताइए, क्या 2 लाख रुपए अगर मैं आज के टाइम पे लिखूंगा ना तो सिस्टम में एरर आ जाएगा और वो बोलेगा 1.5 लाख से ऊपर जा ही नहीं सकते। तो पहले की रिटर्न्स में ये मिस्टेक सबमिट करते टाइम नहीं पकड़ी जाती थी जो आज के टाइम पे पकड़ी जाती। और पहले क्या होता था, जब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वापस जाती थी रिटर्न, जब इनकी चेकिंग होती थी तो पता लगता था, तो उस बंदे को दोबारा से अब एक नोटिस भेजा जाता था और बोला जाता था कि आपके रिटर्न में मिस्टेक है, आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है। यानी कि आपने रिटर्न भरी, रिटर्न की चेकिंग हुई और बेसिक मिस्टेक आ गई, तो असेसिंग ऑफिसर जो भी एओ जिसका भी आपके पास रिटर्न पहुंची थी वो आपको नोटिस भेजेगा और इंटीमेट करेगा कि आपकी रिटर्न क्या है, डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है वो बताएगा और वो बोलेगा आप इसको ठीक कर लीजिएगा। कितने दिनों में? 15 दिन में ठीक करेंगे। क्या ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है? हो सकता है। तो बेसिकली मान लो मैं ए हूं, मैंने आपको बोला भाई 15 दिन में कर दियो, आपने बोला सर 10 दिन और दे दो, मैं दे सकता। ठीक है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ असेसी। अभी आपको ये बातें लग रही होंगी, सब बातें लिखी हुई है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ असेसी दिस 15 डेज कैन बी एक्सटेंड। अब अगर आपने इस 15 दिन में नहीं करा चेंज या फिर एक्सटेंडेड पीरियड में नहीं करा तो अब क्या होगा? मान लिया जाएगा आपने रिटर्न भरी ही नहीं। अगर आपको मैं नोटिस भेजता हूं और मैं आपको बोलता हूं भाई रिटर्न भर दो, और अगर आप नहीं उस डिफेक्ट को ठीक करते तो मान लिया जाएगा कि आपने रिटर्न भरी ही नहीं। लेकिन अगर फिर भी मैंने आपको 15 दिन दिया, आपने नहीं भरी, मैंने आपको 10 दिन दिया, आपने नहीं भरी, इसके बाद भी क्या एओ के पास पावर है कि फिर भी माफ कर दिया जाए आपको? कर सकते। ही मे कंडोन द डिले। उसके बाद भी आपने बोला सर कुछ इमरजेंसी थी मैं नहीं कर पाया, मैं तो भी मान। समझ आ गया सब बच्चों को? अगर आपको समझ आ गया तो सीधा फाइल से पढ़ते हैं ना बेटे। आओ जी। 139.9। एक बार सिर्फ इसको पढ़ना, नोट्स का हो सकता है एक बार लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, 139.9 पढ़ना, पॉइंट वाइज पढ़ना एक बार, सब सेक्शन वाइज। अगर उस वजह से तेरा टैक्स बढ़ रहा है तो देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से तेरा एडवांस टैक्स कंप्यूटेशन भी गलत हो गई, वो तो सारा फिर सब चीजें। बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चे। हाँ, पढ़ लो एक बार, मतलब काफी धीरे धीरे ध्यान से पढ़ना लैंग्वेज में। वो तो डिपेंड। ना ना वो सब चल ठीक है, वो हाँ ठीक है, रिलेट कर लो। हो सक हाँ हो सक बिल्कुल।
The consequent effect would be that if the assessee has failed to furnish, it would be considered that he has failed to furnish the return. पढ़ लिया सारा? इसके नीचे क्या लिखा रहे? असेसमेंट वही है वो जो आप अभी कह रहे थे भाई, मैंने शुरू कर दी, मैंने ऑर्डर निकाल दिया, अब क्या तू कर रहा? तो असेसमेंट से पहले पहले अगर आपने फिर भी भर दिया, डिफेक्ट को ठीक कर दिया, द एओ मे कंडोन द डिले एंड ट्रीट द रिटर्न एज अ वैलिड। अब ना ये पॉइंट नंबर 5 और 6 अजीब सा लगेगा, बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, अ रिटर्न वुड बी रिगार्डेड एज डिफेक्टिव if it is not accompanied by a proof of payment of tax, whether by way of advance tax or sale। आप कह रहे हो आपने एडवांस टैक्स पे करा, बहुत अच्छी बात है, आपने स्टेपल ही नहीं करा चालान पेमेंट का। आप कह रहे हो आपने सेल्फ असेसमेंट पे करा, चालान नहीं लगा रखा आपने, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा? इट इज अ डिफेक्टिव। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, पर आज के टाइम पे वो रूल आउट हो गए, तो इसलिए वो हट गए। क्योंकि आज के टाइम पे कैसे रिटर्न जा रही है बच्चे? ठीक है, ऑनलाइन जा रही, ठीक है ना, तो वो वाली चीज। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो 139.9 डन है आपका। इसके नोट्स बनाए या क्या करें? चलिए फिर बना लोगे आप नोट्स? स्क्रीनशॉट दे दूं? स्क्रीनशॉट से हो जाएगा। अभी बना दे। चलिए लिखिएगा। The assessee has the power the AO has the assessee की जगह AO है बेटे। 139.9 defective return। The AO has the power to call upon the assessee to rectify any defect in the return। Okay, AO generally gives 15 days of time to rectify such mistake, or such extended period at the request of assessee। If assessee does not rectify the defect within 15 days or such extended period, if he does not rectify within 15 days or such extended period, it would be considered that return has not been filed at all। ओके, हाँ तो ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो इनवैलिड रिटर्न।
ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या था? AO can still condone the delay of such 15 days or extended period and allow assessee to file ROI even after expiry of such period. But before completion of assessment. का ये सब क्लियर है? लास्ट लाइन मैं बोल दूं, लिख लोगे? लिख ही देता हूँ, इतना लिख दिया। Completion of assessment. A return filed without submitting proof of payment of tax is considered as defective सर कंप्लीशन के बाद क्या लिखा है आपने? of assessment. ओके। Return. लिख रहा हूँ बेटा, मैं थक गया हूँ बेटा लिख लिख के। Tax, proof of payment of T. AO can still condone the delay of such 15 days. Condone मतलब माफ कर दूंगा the delay of such 15 days or extended period and allow assessee to file ROI even after expiry of such period. मतलब 15 दिन के अंदर नहीं करा कोई बात नहीं, एक्सटेंडेड नहीं करा तो भी मान जाऊंगा एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ एम, बट असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले पहले 144 चला चुका हूं मैं तेरे ऊपर, ठीक है वो सब ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्स है बच्चे, प्लीज। हाँ स्क्रूटनी असेसमेंट होती है, तूने रिटर्न भरी तो तेरे को चेक करने के लिए 143(2) का नोटिस आता और फिर चेकिंग होती। 144 है, तू डेटा ही नहीं दे रहा, रिटर्न ही नहीं भरता, तो बेस्ट जजमेंट कैसे हिसाब से? बेस्ट जजमेंट होता है भाई आप डेटा ही नहीं दे रहे। 144 भाई तू डेटा दे रहा है और मैं उस हिसाब से निकालता। बिल्कुल, फाइन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता है जनरली, टैक्स जो डिले हो रहा है उस पर इंटरेस्ट। हाँ बहुत सारे लग जाते हैं भाई। कल को अगर तेरा टैक्स शॉर्टेज आएगा तो तेरी एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट भी कम है, तेरा 234B भी लगा दूंगा मैं, ये वाला भी लगा दूंगा, रिटर्न लेट हो तो बहुत सारी कंप्यूटेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बताइए क्लियर है बच्चे?
ओके, तो ये था आपका सारा का सारा 139.9। आइए, 20 हो गया था। पैन आज नहीं करना, बॉडी थ्योरेटिकल है। ये सबसे आखिरी में कराता हूँ, इसी के लिए आपको बुलाऊंगा ऑनलाइन। आधार भी नहीं करना। ये लिखा बहुत सारा है, पर इसके मैं आपको नोट्स दे दूंगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं बच्चे। चलो पहले सिग्नेचर वाला करता हूँ, टीआरपी, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, सबसे पहले सिग्नेचर वाला देखते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा, पर्सन ऑथराइज टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम, सेक्शन 140। ठीक है, इसका ना मैं एज इट इज टेबल ही कॉपी पेस्ट करना होगा, तो ये आप घर पे आराम से कर लोगे। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स लिखे ही हुआ है इसमें। सेक्शन 140, पर्सन ऑथराइज टू वेरीफाई द रिटर्न ऑफ इनकम। हाँ, हाँ अभी समझा दूंगा, फिर आप घर पे आप आराम से कर लोगे। घर पे सही रहेगा बेटा, घर में तो लगना चाहिए ना, घर आके भी पढ़ रहे हो, नहीं तो आप पढ़ते नहीं हो बेटा। घर में समझ लोगे आप यहाँ नहीं समझ रहे, घर में क्या समझोगे। मैगी क्या, चलिए। एनीवेज, अच्छा एक बात बताओ, आज के टाइम पे तो ना सिग्नेचर कैसे होता है, आपने सबमिट करा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ओटीपी आया, दैट्स एज गुड एज सिग्नेचर। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता होगा, जब मोबाइल ही नहीं थे, आपको ध्यान है मोबाइल नहीं होते थे, अंगूठा नहीं लगाते थे बेटे, वो तो आप अभी भी लगा रहे हो। ठीक है, वो आज भी है बेटे, वैलिड है। ठीक है, सिग्नेचर करना पड़ता। ठीक है ना, ऑब्वियसली अगर कोई साइन नहीं कर पा रहा तो अंगूठा भी, थंब इम्प्रेशन भी लगाते। मुद्दे की बात ये है, इंडिविजुअल के केस में हु विल साइन। जैसे कि एक बात बताइए, आप में से कोई बच्चा रिटर्न भरता है? एनीवन, कोई रिटर्न भरता है? कौन भरता है? वंश, आप नहीं भरते? ऑब्वियसली, क्योंकि अभी आप अर्न नहीं कर रहे। बट मान लेते हैं, जैसे सपोज करो सत्यदेव जी आप रिटर्न भर रहे हो, तो जब तू रिटर्न, और फिजिकल फॉर्म समझिएगा क्योंकि उसी से समझ आ जाएगा। आप रिटर्न भर रहे हो, आपने भी इनकम लिखी, तो उस पर साइन तू करेगा या जोएब करेगा? ऑब्वियसली। ठीक है, आप खुद ही करोगे, जो इंडिविजुअल जिसकी रिटर्न है वही है। लेकिन मान लीजिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया में, अब खुश हो गए, अरे हाँ, ठीक है, और तूने इधर करोड़ों की इनकम कमाई है, तो अब क्या तू ऑस्ट्रेलिया से इंडिया साइन करने के लिए आएगा? नहीं, अब कौन करेगा? अब जोएब कर सकता है इफ यू ऑथराइज। अगर एक इंसान, एग्जैक्टली एजेंट भी हो सकता है, अगर एक इंसान इंडिया में प्रेजेंट ही नहीं है बट ऑब्वियसली हैज अर्न, ही हैज टू सबमिट द रिटर्न, तो क्या वो ऑथराइज कर सकता है किसी? क्या देखो, नॉर्मल सिचुएशन क्या, आप यहीं रहते हो, साइन कर दो, जमा कर दो। कहाँ जमा होती है? प्रगति मैदान में होती थी। और अगर कोई बंदा कोलकाता में रहता है, वो प्रगति मैदान आता होगा वो ट्रेन से। हर जगह पे इनकम टैक्स के ऑफिस है बेटे। दिल्ली, दिल्ली में 40-50 होंगे। ठीक है, अलग अलग जगह स्टॉल्स लग जाते थे। मुद्दे, बैंक को वो कर देता था कि बैंक के वहां जाके भी आप जमा कर सकते हो, बैंक आगे अपने आप इनकम टैक्स को दे दे। मुद्दे की बात ये है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, विल यू कम टू इंडिया एंड साइन, या आप ऑथराइज कर देंगे एक ऑथराइजेशन लेटर और आप कर सकते हैं? तो आप देखेंगे, सेकेंड पॉइंट से देखते हैं, वेयर ही इज एब्सेंट फ्रॉम इट। अच्छा, सोचा पहला पॉइंट रेजिडोरी, कि जनरली अगर कोई सिचुएशन है ही नहीं नीचे की, तो कौन करेगा? इंडिविजुअल हिमसेल्फ। इफ यू आर एब्सेंट, जैसे कि आप कहां चले गए थे, ऑस्ट्रेलिया, तो क्या लिखा है? इंडिविजुअल हिमसेल्फ। ये कैसे हो सकता है बेटे? कोरियर से गया पेपर, कितने दिन में जाएगा मुझे नहीं पता, चला जाता है वैसे, 15-20 दिन में टू फ्रो हो जाता है। ठीक है, तो रिटर्न भेजी भेजी, आपने फिजिकल में उसको साइन कर दिया, वापस करा, फिर सबमिट कर दिया। तो इफ यू वांट टू साइन योरसेल्फ, योरसेल्फ। दूसरी बात, द पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय इन दिस बिहाफ। और आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आपने जोएब को अगर ऑथराइज करा है, तो जोएब के पास क्या होना चाहिए? पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? मैं आपको राइट दे रहा हूं, मेरे बिहाफ पे इनकम टैक्स में जाके डेटा सबमिट कर सकते। ठीक है, थर्ड केस, अभी आप बाहर थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, थर्ड में क्या हो गया बेटे? इफ यू आर मेंटली इनकैपेसिटेटेड। ठीक है, ठीक है, तो
इफ ही इज मेंटली इनकैपेसिटेटेड तो कौन रिटर्न भरेगा बच्चे? हिज गार्जियन। तो सत्यदेव जी। सो प्रेजेंटली इसका मतलब कौन भरेगा? गार्जियन भरेगा। ठीक है। और एनी अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। ये सिंपल बात है। इंडिविजुअल के केस में हिमसेल्फ, ही इज एब्सेंट तो हिमसेल्फ या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी। इनकैपेसिटेटेड तो जो भी पर्सन जो उसका गार्जियन है या कॉम्पिटेंट टू एक्ट। लास्ट है वेयर फॉर एनी अदर रीजन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल टू फाइल। तो क्या बोल रहा है वो? एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड होल्डिंग अ वैलिड पावर ऑफ। क्या इंडिविजुअल का क्लियर है? आपको भाई साहब पेपर में अगर आ जाएगा ना डिस्कस द वेरिफिकेशन सिस्टम फॉर इंडिविजुअल, आपको एग्जैक्ट बना कर आना है ऐसे 4 पॉइंट। पहला, इफ नॉट कवर्ड इन 2, 3, 4 देन हिमसेल्फ एब्सेंट फ्रॉम इंडिया हिमसेल्फ और ऑथराइज थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी। तीसरा, इनकैपेसिटेटेड गार्जियन और एनी पर्सन कॉम्पिटेंट। एंड फिर और एनी अदर रीजन तो पावर ऑफ अटॉर्नी। क्लियर है बच्चे? अगले बार आते हैं। एचयूएफ में कौन साइन करेगा? कर्ता। हु इज द हेड ऑफ द फैमिली? कर्ता। वेयर कर्ता इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया एनी अदर एडल्ट मेंबर। वेयर कर्ता इज मेंटली इनकैपेसिटेटेड तो क्या होगा बच्चे? एनी अदर एडल्ट मेंबर। मुझे बताइए, क्लियर है? याद हो जाएंगे ना ये? कंपनी, कंपनी के अंदर जनरली कौन कर रहा है? नॉट कवर्ड इन 1 to 4 में एमडी ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। आपको याद रखने, अगर आपने कंपनी लिखा और आप लिख कर आगे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आप बोलो सर मैनेजिंग डायरेक्टर में डायरेक्टर तो लिखा है, ऐसे थोड़ा ना होता। पूरा लिखना पड़ेगा आपको मैनेजिंग डायरेक्टर। आगे क्या लिख रहा है? वेयर फॉर एनी अनअवॉइडेबल रीजन सच एमडी इज नॉट एबल टू वेरीफाई और वेयर देयर इज नो एमडी, कोई कारणवश नहीं कर पा रहा या है ही नहीं तो कौन है? एनी या फिर एनी अदर पर्सन एज बी प्रिस्क्राइब्ड। उसके अंदर नहीं जाना हमने क्या प्रिस्क्राइब्ड और क्या है। भाई पहली बात है एमडी करेगा, एमडी नहीं है तो डायरेक्टर करेगा। वेयर द कंपनी इज अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब वो इंडियन कंपनी नहीं है। इट्स नॉट रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, मे बी फेसबुक है, एप्पल है, तो उनके एमडी का यहाँ के साइन करेंगे या कुछ है। हालांकि एक डिजिटल सिग्नेचर होता है, सारे काम हो जाते हैं आज के टाइम पे, पर आके नहीं करेगा तो क्या होगा? इसमें क्या लिखा है नॉट रेजिडेंट में? एमडी ऑफ द कंपनी। डिजिटल सिग्नेचर तो होता है, याद करने की बात है। और अगर एमडी क्या प्रोवाइड कर दे? पावर ऑफ अटॉर्नी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब एक कंपनी में जॉब कर रहा था तो नोटिस कंपनी के पास आता था, पर मैं जाके रिप्रेजेंट करता था केस। तो क्या मेरे पास ये अथॉरिटी है रिप्रेजेंट करने की? नहीं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो इनकम टैक्स को लगता था पावर ऑफ अटॉर्नी लगता, कि मेरे पास ये पावर है, मुझे कंपनी ने दी है, कंपनी का डायरेक्टर साइन करता था दैट आई ऑथराइज दिस पर्सन टू रिप्रेजेंट द केस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। पावर ऑफ अटॉर्नी ये होता है, वरना बात ही नहीं करूंगा मैं आपसे। आप समझ रहे हो? आपकी आइडेंटिटी कैसे मैं ट्रेस करूंगा? आप आ रहे हो कंपनी के वहां पे, पावर ऑफ अटॉर्नी देखो। समझ रहे हो? वेयर द कंपनी इज बीइंग वुंड अप, बंद होने वाली है। बेटे जो कंपनी बंद हो रही होती है ना तो लिक्विडेटर अपॉइंट करा जाता है। लिक्विडेटर। वेयर द पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ रिसीवर ऑफ द कंपनी ऑफ द एसेट तो भी लिक्विडेटर। याद करने की बात। क्लियर है जी? सीधी सी बात है, कंपनी बंद हो रही है तो लिक्विडेटर, जनरल केस में एमडी, अगर कोई नहीं है तो डायरेक्टर। क्लियर है जी? कभी कभी हो जाता है वेयर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज बीन टेकन ओवर द गवर्नमेंट। भाई साहब कंपनी के अंदर फ्रॉड चल रहा है, पब्लिक कंपनी है, मान लो आज आपको पता लगे रिलायंस में फ्रॉड है, आपको क्या लग रहा है? रिलायंस को बंद होने देगी सरकार? बेटे लोगों के पैसे डूब जाएंगे बेटे। कितने सारे लोगों ने रिलायंस में पैसा लगाया हुआ है। एंड नॉट जस्ट अगर रिलायंस फ्रॉड निकली तो रिलायंस के साथ साथ पूरा दुनिया का भरोसा ही हट जाएगा। इतनी बड़ी कंपनी अगर फ्रॉड निकल गई तो सोचो, अगर आपने 25 कंपनी में लगाया, आप तो बोलोगे भाई पैसे निकाल लो भाई, ये तो ठीक है। तो क्या हो जाता है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टेक ओवर कर लेती है सरकार और बात बाहर नहीं आने देती, और ये ऐसी चीजें होती है। ठीक है। मुद्दे की बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोला अब तुम हट जाओ, सरकार ही चलाएगी, तो कौन साइन कर रहा होगा? प्रिंसिपल ऑफिसर। जब इस सरकार की बात आएगी तो एक कोई वो होती है, डेजिग्नेशन होती है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफिसर। क्लियर है? अगला, वेयर एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। हमें क्या जाना है इसके अंदर? एप्लीकेशन भरी है किस चीज की? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन हैज बीन एडमिटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो भी कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट है, अंडर इंसॉल्वेंसी। तो कौन करेगा बच्चे? एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा, ठीक है, जो किसने अपॉइंट करा हुआ है? बाय सच एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्लियर है?
याद करने पड़ेंगे आपको, पेपर में ऐसे सिर्फ ये वाला केस आ जाएगा, तो आपको याद करना पड़ेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय सच अथॉरिटी। फर्म के केस में कौन साइन करेगा? हाँ, मैनेजिंग पार्टनर, सिर्फ पार्टनर नहीं लिख सकते आप, मैनेजिंग पार्टनर। वेयर फॉर एनी रीजन सच मैनेजिंग पार्टनर इज नॉट एबल टू वेरीफाई द रिटर्न, एनी पार्टनर नॉट बीइंग अ, एंड वेयर देयर इज नो मैनेजिंग पार्टनर, एनी पार्टनर। एलएलपी में डेजिग्नेटेड हमें नहीं जानना वो क्या होता है, लेकिन फर्म आएगा तो मैनेजिंग पार्टनर, एलएलपी तो डेजिग्नेटेड पार्टनर। और अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है, नहीं साइन कर पा रहा, तो एनी पार्टनर। क्लियर है ना? लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी का एग्जांपल देना। हम्म, एमसीडी, एनडीएमसी। सरकारी हो गया, सरकारी में क्या नाम बताया था मैंने? प्रिंसिपल ऑफिसर। पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब रिटर्न भरते होंगे? भरते हैं नहीं भरते? भरते हैं बेटे, बिल्कुल भरते हैं। बीजेपी नहीं भरती होगी, पर बाकी पार्टी तो भरती है बेटा। ठीक है, तो मुझे बताइए पॉलिटिकल पार्टीज में कौन भरेगा? एक डेजिग्नेशन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये आप ये मत सोचिए कंपनी का सीईओ है, सरकारी अथॉरिटीज के अंदर एक डेजिग्नेशन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वेदर ही इज नोन एज सेक्रेटरी और बाय एनी अदर डेजिग्नेशन। एनी अदर एसोसिएशन में, एनी मेंबर ऑफ एसोसिएशन, एनी अदर पर्सन, दैट पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट इन दिस। क्लियर है जी? आपको पूरा का पूरा टेबल याद होना चाहिए। 4 नंबर पे ऐसा हो सकता है, यही क्वेश्चन है। क्लियर है जी? आप इसको नोट डाउन तो नहीं कर पाओगे? क्या बात करो, इतना सारा नोट डाउन करोगे तो? ठीक है, तो बहुत सारा है बेटे, बहुत सारा है, ये तो नोट ही करते रह जाओगे आप। ठीक है, सेक्शन 140 पर इसका स्पेस छोड़ दीजिए, आप एक पेज छोड़ दीजिए, घर जाके जरूर लिखिएगा। हाँ, डेट पे छोड़ दो। ठीक है, वैसे आ जाएगा, लेकिन छोड़ दीजिए, डेट पे छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में देखूंगा मैं आपने लिखा है कि नहीं लिखा बच्चे। नहीं, लिख लो यार, क्या है? जो बच्चे आप अपनी मेहनत से लिखते हो ना, उसकी अलग बात होती है। शॉर्टकट नहीं होता जिंदगी में। ठीक है, खुद सर से लिखा करो। सर लिखना है इसको या फिर पेज छोड़ना, क्या करना है? पेज छोड़ दीजिए, 1.5 पेज छोड़ देना बच्चे, 1.5 2 पेज। ओके सर। आइए नेक्स्ट सेक्शन, टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। बस आई थिंक यही वाला सेक्शन, क्या टाइम हो गया? एक ये वाला सेक्शन करते। ओ माय गॉड, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर इज 139B। क्या आप सभी बच्चों को रिटर्न भरनी आती है? आज रिटर्न भरनी नहीं सिखाऊंगा बेटे, मैं अपनी रिटर्न भर दूंगा, पर जैसा कि आपको पता है, आपके सामने कुछ भी डाल दूंगा, घर जाके रिवाइज कर दूंगा उसको। हाँ हाँ, सबमिट कर दूंगा, पेमेंट भी कर दूंगा, जो आप बोलोगे वैसे कर। आप सब बच्चों का पैन नंबर है, आप सबकी भर दूंगा रिटर्न, और बोलो। ठीक है, पता है आप सब बच्चों को कितने कितने रुपए की रिटर्न भरनी चाहिए? 5 लाख रुपए की। ये मैंने बताया था तुम्हें। 5 लाख रुपए भरोगे आप सुरेश जी, ठीक है, तो 5 लाख पे टैक्स कितना आएगा? 0। ऐसे तू अभी कितने साल का? 20 ईयर्स का। अच्छा, सोच ले एक बार पहले, 18 का तो नहीं है? नहीं, ठीक है, होता है वो तो अगर मान लिया तू आगे के 3 साल अर्न नहीं कर रहा, सपोज कर, ठीक है, क्योंकि सीएमए कर रहे हो आप, ठीक है, और इसके बाद उन्होंने बिजनेस करा, तो अगर तू 3 4 साल तक ऐसे भरेगा तो 5 5 लाख दिखाएगा, तो तूने इन 4 साल में कितना दिखा दिया? 20 लाख इनकम दिखा दी, तो तेरा टैक्स कितना है? 0। अब अगर तूने बिजनेस खोला, कौन सा बिजनेस खोलोगे आप? मैगी का, ठीक है,
और क्या तू मैगी का बिजनेस में जब तू आएगा तो क्या तेरे बस कैश आएगा या क्यूआर कोड? दोनों मान तो गया तू, मतलब कन्विंस तो है तू। गलत बिल्कुल भी नहीं है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। 100 बिल्कुल, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। एग्जैक्टली, मतलब वो तो है ही भाई। मतलब ठीक है, तो अगर इनकम टैक्स का नोटिस आया वो कहे और तेरे घर पे 20 लाख पड़े हैं, तो तू बोल सकता है मैंने पिछले 4 साल से कमाए थे जो ये रिटर्न है। तो बेसिकली तू फर्स्ट ईयर में ही चाहे 30 लाख तूने कैश आ गया, तो तू उनको ये मत बताना, उनको बोले तो पुराना वाला कैश। अगर तुम अभी से भरोगे तो तुम अपनी इनकम एक्यूमुलेट कर रहे हो। नहीं, मैं ऐसे बता रहा था कि ऐसे लोग करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, लोग करते हैं, आप बच्चों को ऐसे नहीं करना। वो एग्जाम ठीक है। मैंने कभी भी नहीं करा, मैं सही में कह रहा हूँ, कभी नहीं करा। आप बच्चों को ऐसा क्यों लगता है मैं टैक्स बचाता हूँ एकदम भर भर के? मैं बिल्कुल भी नहीं बचाता। आओ बेटे आओ। एक इंडिविजुअल और एचयूएफ। आप मुझे एक बात बताइए, टीआरपी कौन होता है? टीआरपी एक इंडिविजुअल ही होता है, सबसे पहले समझो। टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर कौन होता है? इंडिविजुअल। ये एक वो इंसान होता है जो लोगों को रिटर्न भरने में मदद करे। ही हेल्प। वाई? बिकॉज रिटर्न्स कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो ये हेल्प करे। तो इसके पास कौन कौन जा सकता है? आप सब क्या टीआरपी बनना चाहते हो? आप अगर टीआरपी बनेंगे, आप गूगल पे सर्च करिए टीआरपी, तो आपको कई लोगों की एड्स चलती हुई दिखेंगी कि आप उनके थ्रू रिटर्न भरिए। ठीक है, तो आप अगर टीआरपी बनोगे, लोग क्यों बन रहे हैं टीआरपी? क्योंकि जब ड्यू डेट आएगी तो लोगों को जिनको रिटर्न भरनी नहीं आती, सो दे सर्च फॉर समवन जो कि रिटर्न भर सके। अब सवाल ये है कि आर यू एलिजिबल टू बिकम अ टीआरपी? मैं पहले आपसे बात कर। नहीं। क्यों, मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती? जनरली इंटरमीडिएट क्लियर हो, चाहे आपका सीए इंटर हो, सीएम में इंटर हो या सीएस एग्जीक्यूटिव, तो ही आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है, या फिर आपका ग्रेजुएशन कम। क्या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है? क्या आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट है? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और इंटरमीडिएट भी हो जाएगा, तो आप बन जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये जो टीआरपी है ये एक इंडिविजुअल ही हो सकता। ठीक है, लेकिन इसके पास कौन कंपनी जा सकती है? कंपनी कह रही है अरे यार हमें रिटर्न भरनी नहीं आती, भर लेते, नहीं जा सकते। हु इज एलिजिबल टू गो टू टीआरपी? ओनली इंडिविजुअल। और मान लो मैं टीआरपी हूं, मेरे को फोन आया फर्म का कि हमारी रिटर्न भर दोगे एस टीआरपी, मैंने कहा भाई अलाउड ही नहीं है तुम्हारे को। एचयूएफ का अलाउड है, अलाउड। लेकिन इसका मतलब ये लोग, सबसे पहले आप समझो ये एलिजिबल है, लेकिन क्या है, इफ 44 AB इज नॉट अट्रैक्टेड। ओ भाई, अगर तुम्हारा टर्न ओवर इतना है कि तुम्हारे ऊपर टैक्स ऑडिट है, तो टीआरपी पे नहीं जाओगे तुम। इतना पैसा कमा रहे हो तो अपना स्टाफ रखो ना, टीआरपी पे क्यों जा रहे हो? बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वो इंडिविजुअल एचयूएफ जाएंगे, इसको और अच्छे से लिखवा देता हूं। इंडिविजुअल और एचयूएफ ऑन होम टैक्स ऑडिट डज नॉट अप्लाई। यानी कि जिनका टर्नओवर कितना होगा बच्चे?
1 करोड़ आउट ऑफ बिजनेस, याद है ये भैया? टर्नओवर इज अप टू 1 करोड़ फॉर बिजनेस, या फिर 50 लाख फॉर, यानी कि सिर्फ वही लोग टीआरपी के पास जा सकते। एक इंडिविजुअल है, उसका टर्नओवर 6 करोड़ है, क्या उस पर टैक्स ऑडिट होगी? होगी। हालांकि आपके दिमाग में आ गया सर 10 करोड़ बिल थी, मान लो ना कैश में भी आ रहा है काफी कुछ। एक इंडिविजुअल, उसका टर्नओवर 6 करोड़ है, टैक्स ऑडिट है उस पर, क्या वो टीआरपी के पास जा सकता है? नहीं जा सकता। एचयूएफ जिसके ऊपर टैक्स ऑडिट, टीआरपी पास जा सकता है? नहीं जा सकता। अगर टैक्स ऑडिट है तो आप टीआरपी के पास नहीं जाएंगे। अब सवाल ये है, टीआरपी कौन है? टीआरपी इज एन इंडिविजुअल अदर देन, ओके, कुछ कुछ लोग टीआरपी नहीं बन सकते। पहले आप ये 4 पॉइंट लिख के फिर एग्जैक्ट लैंग्वेज में लिखवाऊं। ये लिख लिया आपने पहले? यहां तक लिख लीजिए पहले से। हाँ जी, तो वैसे ले सकता है, बट क्या होता है, टीआरपी क्या होता है कि उस बंदे का सर्टिफिकेट लगता है कि मेरे थ्रू भरी है, कल को कोई चीज फंसेगी तो मैं आपके बिहाफ पे भर रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज होती है। अगर कल को मान ले फ्रॉड करा तूने, तो मेरे ऊपर थोड़ा ना आना चाहिए। तो मेरे को तूने क्या डेटा दिया, डॉक्यूमेंट होगा, मैंने भरा, तू पता लगे ये बोल दे अरे तो टीआरपी ने गलती से भर दिया, ऐसे नहीं। तो ये सारी चीजों का सवाल जवाब देना पड़ता है। हाँ, देख स्टेट क्या है, अब मैं 10-15 लोगों की जिनको भी मैं जानता हूँ वो मेरे थ्रू भरवाते हैं, ठीक है? तो मैं कोई टीआरपी थोड़ा ना हूँ, मैं भर देता हूँ, मैं कहता हूँ ओटीपी आया होगा बता दे, ओटीपी डाल दो, सबमिट, अब जो होगा वो टीआरपी होता है ऑफिशियल तरीके से। मैं आपको जानता नहीं, मैं एक टीआरपी हूँ, मैं बस रैंडमली बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि वो गूगल कर रहे हो, देख रहे टीआरपी से रिटर्न भरवानी, तो मेरा सर्टिफिकेट भी लगेगा। जो नोन में आप तो रिटर्न भरोगे, ठीक है, तो वो तो ऐसी भर दी जाएगी, समझ रहे हो? तो वो चीज है। यहां तक लिख लिया बच्चों ने? वही आ रहा है, टीआरपी मींस एन इंडिविजुअल अदर देन लिखवा दिया ना मैंने आपको, लिखवाया होगा इंडिविजुअल अदर देन। सबसे पहला लिखिए, ऑफिसर ऑफ अ बैंक इन विच एसएससी मेंटेन्स अ करंट अकाउंट और हैज रेगुलर डीलिंग। मतलब भाई मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, पहले मैं करता था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में, अगर उसमें आपका बैंक अकाउंट है तो मैं आपके लिए टीआरपी नहीं बन सकता। आई एम अ बैंक एम्प्लॉय and you are a customer of the bank, I cannot approach you that I am willing to be your TR, ठीक है? तो कौन नहीं बन सकता? ऑफिसर ऑफ अ बैंक, एम्प्लॉय ऑफ द बैंक विद विच एसएससी, मतलब अगर आप रिटर्न भरना चाहते हैं, मेंटेन्स अ करंट अकाउंट और हैज रेगुलर डीलिंग। लिख दीजिएगा प्लीज, फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिएगा। लिख लिया बच्चे फर्स्ट पॉइंट? करंट बोल, रेगुलर डीलिंग में बहुत चीजें आ सकती है, लोन और वो है, सेविंग्स में भी भारी हो जाए इफ इट इज थ्रू टीआरपी। अगर मैं इसी अपने फादर की भर रहा हूँ, मदर की भर रहा हूँ, तो नहीं दूंगा। किसी को क्या पता लग रहा है, लैपटॉप खोला डिटेल डाल, नहीं, वो टीआरपी से उस, अगर ये ऐसा है तो ये गड़बड़ है। आपको इतना अलर्ट रहना है, आप टीआरपी से भरवा रहे हो अगर एक अननोन पर्सन से, तो उसको बोलो भाई सर्टिफिकेट अपना नहीं। अभी हम रिटर्न के फॉर्म देखेंगे तो उसमें लिखा होगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया बच्चे। सेकंड पॉइंट क्या है? लीगल प्रैक्टिशनर, लॉयर्स जो है जो सिविल कोर्ट में है, दे कैन नॉट बिकम अ टीआरपी। एनी लीगल प्रैक्टिशनर हु इज एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन सिविल कोर्ट इन इंडिया। लॉयर्स को बोला गया भाई तुम इस लाइन में क्यों आ रहे हो, तुम अपना जो भी चीजें हैं उसका वो देखो ना। अभी आएगा, क्वालिफिकेशन अगर इंटरमीडिएट तक हो गई तो आप एलिजिबल हो जाते।
तीसरा पॉइंट लिखा है अकाउंटेंट नहीं हो सकता। अब ये बीकॉम पास है क्या है इसके अंदर हमने नहीं जाना, जाने को जा सकते हैं। अब सीबीआईसी की सीबीडीटी की नोटिफिकेशन होगी जाना है, पर आपको पेपर में आया कि कौन कौन नहीं बन सकते, तो ये लिस्ट है अकाउंटेंट। लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉई ऑफ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन। इसी के ऊपर एनालिसिस अभी कराऊंगा। क्या हुआ? एम्प्लॉई ऑफ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, लिख लिए 4 पॉइंट। अब मेरी बात अब ध्यान से सुनिएगा। मुझे आखिरी वाला बताना है आपको। आपने ये लिखा होगा एम्प्लॉय ऑफ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन। स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन का मतलब पर्सन अदर देन कंपनी। स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन जहां आप नौकरी कर रहे हो, तो मैंने उसमें किसको बाहर कर दिया? कंपनी को बाहर कर दिया। इसका मतलब अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हो तो क्या आप टीआरपी बन सकते हो? एग्जैक्टली, ये आपको समझ। अगर आप एम्प्लॉय स्पेसिफाइड क्लास के हो तो आप नहीं बन सकते, और कंपनी स्पेसिफाइड क्लास नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अगर आप एम्प्लॉय हैं, कंपनी इज एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, आप उधर नौकरी करते हो, यू विल बिकम टीआरपी, यू आर एलिजिबल टू बिकम। और कौन ऑर्गेनाइज्ड होता है? जिसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है, मैं उसको भी ऑर्गेनाइज, यानी कि आगे लिख रहा हूं, और एनी पर्सन हु इज लाइबल फॉर टैक्स ऑडिट। Because if you are a person, maybe you are a firm, maybe you are a HUF, maybe you are an individual, yourself, sole proprietor, और अगर आप इतने बड़े हो कि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट है, तो सवाल ये है, क्या आप स्पेसिफाइड क्लास में आ रहे हो? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे आप। इसका मतलब आपके जो एम्प्लॉय हैं वो टीआरपी बन सकते। मैं इसको और सिंप्लीफाइड कर दूंगा अभी बात, ठीक है? इसका मतलब एक एम्प्लॉय जो नौकरी करता है, मैं अगर उसको सिंपल ब्रेक डाउन कर दूं, एक एम्प्लॉय जहां नौकरी कर रहा है, या तो वो कंपनी में नौकरी कर रहा है अगर, या फिर वहां काम कर रहा है जहां पे टैक्स ऑडिट क्या है? एप्लीकेबल। इट कैन बी अ फर्म, इट कैन बी अ सोल प्रोप्राइटर, या फिर दूसरे को क्या बोलूंगा मैं? अदर को मैं क्या बोल रहा हूं? स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन। यानी कि आप एक फर्म में कर रहे हो, उस पर टैक्स ऑडिट नहीं है, तो अगर, तो क्या मैं कह सकता हूं ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये वाला? तो क्या आप इस, और अगर आप ये नौकरी कर रहे हो, क्या आप टीआरपी बन सकते हो? बन सकते हो। क्योंकि कौन इनएलिजिबल है? एक एम्प्लॉय जो स्पेसिफाइड क्लास, एंड दिस इज नॉट स्पेसिफाइड क्लास, दिस इज ऑर्गेनाइज क्लास। स्पेसिफाइड क्लास के अगर आप एम्प्लॉय हैं, तो भाई आप टीआरपी नहीं बन सकते। अच्छी जगह नौकरी करोगे तो टीआरपी बनोगे, नौकरी नहीं कर रहे अच्छी जगह, टीआरपी नहीं। और अच्छी जगह का मतलब है या तो आप कंपनी में काम कर रहे हो, या तो आप एक ऐसी जगह जिसके ऊपर टैक्स हो। हाँ, लोकल अथॉरिटी किधर आएगा बता, उस पर टैक्स ऑडिट
या तो उस पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। एप्लीकेबल है तो तू अगर उधर नौकरी कर तो टीआरपी बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे? गवर्नमेंट का अपना टर्नओवर कितना क्या है वो चीज है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ जी। तू बता किस कैटेगरी में आएगा वो? स्पेसिफाइड। ठीक है। तो यू कैन नॉट, इफ यू आर एम्प्लॉय ऑफ अ फर्म इन विच देर इज नो टैक्स ऑडिट, सो यू वर्किंग इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आपके लिए नहीं। तो अब आप एक बार देखेंगे, अगर लिखने को तो ये है। ठीक है। चारों पॉइंट अब आपको वैसे याद हो गए। एक बार नीचे स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन का मतलब भी पढ़ लीजिए, बनाना था इजी हो जाएगा वो। एक बार रीड कर लो, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन का मतलब। क्लियर है? इसको बहुत आसान शब्दों में लिखा भी हुआ है इधर, ये नोट पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? भाई कंपनी के एम्प्लॉय हो या जिस पे टैक्स ऑडिट है उसके एम्प्लॉय हो, यू आर एलिजिबल। क्लियर है जी? ओके। इसको बना लो बेटे एक बार, और अब बस 2 मिनट का रह गया, बस फिर खत्म है बच्चों। एनालिसिस पॉइंट ओके। कल आपकी ऑनलाइन क्लास है ऑफलाइन है? वेरी गुड। बताऊंगा एक बार, कंफर्म करो। अगर मेरा दिन खाली रहा तो सुबह आ जाओ। मतलब देखो, आप इतनी दूर से आओगे, कॉस्ट के लिए आओगे सिर्फ, तो दो सब देख पाएंगे बस। सीएमए की तो क्लास ही नहीं हो रही, फिर तो एक ही हो रही है। दो हो जाएंगी तो सही है ना? लिख लिया आयुष जी? रजिस्टर बंद कर दिया आपने, मतलब आगे नहीं लिखवाऊंगा मैं। लिख लिया, यहाँ तक हो गया? ओके। ये भैया, सर नहीं लिखा था, लास्ट का रह गया। कोई बात नहीं, अभी आएगा मैडम। स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने? नहीं। तब से ये क्या लिख लिया लिख लिया, नोट करना नहीं होता वो? ये तो अच्छे अच्छे नोट्स बनाए मैंने। हाँ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और पढ़ाने दीजिए आप प्लीज। हाँ हाँ, क्लास है। 4:25 में आपकी, 4:30 क्लास है। पार्टी भी बेटे 3:30 तक दिया, आप 4:30 सोफे पे बैठे हुए थे ऊपर की, नहीं जाना नहीं जाना। नोट कर लिया बच्चों ने? ओ माय गॉड। देखो बेटे आपका कितना लेवल डेवलप हो गया है। अब एक बार एप्लीकेबिलिटी पढ़िए, एलिजिबल पढ़िए, देखिए सब समझ आएगा आपको। ऐसे नहीं है बेटे, आपको एक एक चीज समझ आ रही है। एलिजिबल पर्सन, एलिजिबल मतलब हु कैन गेट द टैक्स ऑडिट, सॉरी, हु कैन गेट द, टेक द हेल्प ऑफ टीआरपी, इंडिविजुअल और एचयूएफ। अब टीआरपी कौन होता है लिखा हुआ है, प्लीज रीड करिए। इनकम टैक्स फॉर्म होगा, भरेगा, ट्रेनिंग होती है इसकी, 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स लेता है। जब कंप्लीट कर देते हो तो आपको एक नंबर मिल जाता है दैट यू आर एलिजिबल। ये डिपेंड करता है उनके रूल्स पे, डिपेंड टेक्निकली थोड़ा। अगर आप जैसे, अगर मैं आपको बोलूं ये वाली क्वाल, पहले तो ये पढ़ लो ना टीआरपी। ये पढ़ लिया?
अब इसमें वो कह रहे हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन पढ़ लो एक बार। क्या लिखा है क्वालिफिकेशन, बताना एक बार। कॉलेज से होने चाहिए, एसओएल से चलेगा? बाकी हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पढ़ लिया बच्चे? ये क्या लिखा है सर? हाउ एवर द फॉलोइंग एलिजिबल पर्सन कैन नॉट फर्निश। एक पॉइंट और इसमें ऐड कर देना, टैक्स ऑडिट का तो बता दिया था जिसपे इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 से ऊपर हो गया, यानी कि टैक्स और तो वो तो नहीं जा सकती। और एक और पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इफ यू आर अ नॉन रेजिडेंट, क्या नॉन रेजिडेंट टीआरपी के पास जा सकते हैं? नहीं जा सकते। कहने का मतलब इंडिविजुअल एचओ सिर्फ रेजिडेंट होने चाहिए, वही जा सकते हैं। कंपनी जा ही नहीं सकती, आप कैसी बातें करते हैं? कंपनी वैसी नहीं जा सकती। हाँ जी बोलो। हाँ जी। अच्छा, नॉन रेजिडेंट का यहाँ पे घर नहीं हो सकता क्या? क्यों होगा? किराया कमाने के लिए पहले यहाँ रहता था, किराया मिलता था, अब चला गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेटे इंडिया में जिनकी कितनी प्रॉपर्टीज है, बाहर रहते हैं। तो हो गया ना फिर, जस्टिफाई कर दिया। टैक्स कैसे निकालेगा? हाँ, टीआरपी के पास नहीं जा सकता। बोलेगा टीआरपी अलाउड नहीं है, बट फिर भी हेल्प ले लेगा। एक बात बताइए, इंडिविजुअल और एचयूएफ क्या होने चाहिए, बस यहाँ पे छोटा सा लिख लो ना। शुड नॉट बी नॉन रेजिडेंट। ओके, बता रहा हूँ, अगर आपको टीआरपी बनना है तो 15 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। सीबीडीटी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेता है, जिसमें वो आपको बताएगा ये रिटर्न होती है, ये ऐसे भरी जाती है। ऐसे थोड़ा ना आपके पास एक सर्टिफिकेट इनकम टैक्स दे देगा और आपको कुछ आता नहीं। जैसे आप अगर सीएमए सीएस कर रहे हो, तो भाई ऐसे थोड़ा ना मेंबरशिप नंबर है ना, जब कल को बन जाओगे तो ऐसे टीआरपी प्रोग्राम होता है, 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक यूनिक नंबर मिल जाएगा, वो आप कोड कर देना रिटर्न भरते टाइम। हाँ जी, नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बताइए, क्लियर है? लाइक व्हाट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट आर द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस, व्हाट आर द एजुकेशनल मैनर इन व्हिच टीआरपी शैल बी ऑथराइज्ड। प्रोसेस बताएगा ना कि यहाँ पे फॉर्म में लिखना है आपको अपना नंबर, ट्रेनिंग तो दूंगा ही ना। इंडिया लेवल पे चलेगा तो बेटे 15 दिन का आपको सिखाऊंगा नहीं, क्या ट्रांजेक्शन नहीं दूंगा? बताइए, क्लियर है बच्चे? तो ये आपका सारा का सारा क्या था जी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। सिर्फ रीड कर, मेन वो वाला था कौन कौन बन रहा है, सारी बातें उस टेबल के अंदर आ गई। ठीक है बच्चे, तो यहां तक रखते हैं सर जी। और कल एक बार मैं क्लास लूंगा, आपको मैं एक बार टाइम बता दूं। कल मेरी क्लास हुई नहीं थी ना आपके साथ, फ्राइडे नहीं हुई थी। कल आपकी कॉस्ट भी तो है, कॉस्ट एफएम भी तो है। अच्छा नहीं है आप, सर नहीं लेंगे, सर ऐसी बोल रहे हैं। मेरा भी कंफर्म नहीं है, अगर सिचुएशन बनी तो मैं रख लूंगा 1 घंटा मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, ओके।